हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की क्लास में हमारा जो प्रश्न होगा या प्रैक्टिस सेट होगा वो होगा यूथ का, क्योंकि हम लोग वन लाइनर और प्लस यूथ को सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। यूथ से हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं, न्यूट्रिशन साइंस चल रहा है अभी, और प्लस वन लाइनर में मेरे ऊपर डिपेंड करता है या कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रैक्टिस किसकी होगी। ठीक है, तो कल हमने आपसे पूछा भी था, तो विशेष कमेंट नहीं आए, एक कला के सिद्धांत का आया था और एक कलर का आया था, कि मतलब ज़्यादा उस पर नहीं आया कोई कमेंट। तो मैंने सोचा अभी न्यूट्रिशन साइंस चल रही है तो फिर उसी को चलने देते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम को लेकर भी आप जानते हो डाउटफुल चल रहा है कि ज़रूरी नहीं है दिसंबर में हो ही जाए। ठीक है, तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। अच्छा लगे तो सेशन को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इसमें बहुत अच्छी अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्वेश्चन के अलावा भी, तो पूरा क्लास ज़रूर देखिएगा। क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। बिना मधुमेह वाली महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्त शर्करा स्तर विकसित होना क्या कहलाता है? क्या पूर्व मधुमेह कहलाता है, प्री एक्लेम्सिया कहलाता है, गर्भावस्था मधुमेह कहलाता है, या एक्लेम्सिया कहलाता है? प्रश्न को देखिए, इसमें देखिएगा, इसमें क्या दिया हुआ है? बिना मधुमेह वाली महिलाओं में, ठीक है, जिनको पहले डायबिटीज़ थी नहीं, लेकिन गर्भावस्था में क्या हुआ, उनके शरीर में डायबिटीज़ हो गई, या जो शर्करा का स्तर था वो विकसित हो गया, ज़्यादा हो गया, इसका मतलब मधुमेह हो गया। ठीक है, तो इस स्थिति को हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे गर्भावस्था मधुमेह। क्यों? क्योंकि ये गर्भावस्था में हुआ है, ना कि पहले से था। ठीक है, तो जो बिना मधुमेह वाली महिलाएं होती हैं और गर्भावस्था के समय अगर उनके अंदर मधुमेह के लक्षण देखे जाते हैं, तो या तो उन्हें गर्भावस्था मधुमेह, या इंग्लिश में इसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? जेस्टेशनल डायबिटीज़। ठीक है, ओके, तो जेस्टेशनल ये डायबिटीज़ कहलाती है। ओके, इसमें क्या होता है, कई बार एक चीज़ और भी देखी जाती है, अगर हाइपरथायरॉयडिज्म की दिक्कत है। हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब मतलब जो थायराइड का हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, जिसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। अगर ये समस्या है तो भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो रक्त शर्करा है वो बढ़ जाता है। तो इन चीज़ों को क्लियर रखिएगा। अगर आपको इस तरीके का जो प्रश्न पूछा गया ये ना मिले, तो हो सकता है कि हाइपरथायरॉयडिज्म के चक्कर में भी मधुमेह में क्या गर्भावस्था में क्या होता है, रक्त शर्करा का स्तर जो है शरीर में बढ़ जाता है। ठीक है ना, ये दो हो गई। अगर आपसे पूछा जाए इसके अलावा भी ऑप्शन मिल जाए, तो एक होती है पेंटोसूरिया की कंडीशन। ठीक है, पेंटोसूरिया की कंडीशन होती है, और एक होती है लैक्टोसूरिया की कंडीशन। ठीक है, लैक्टोसूरिया की कंडीशन। ओके, इन कंडीशन में भी क्या होता है, मूत्र के माध्यम से आपकी शर्करा जो है निकलने लगती है। तो डायबिटीज़ हो गया, पेंटोसूरिया हो गया, लैक्टोसूरिया हो गया, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, या हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, इन सभी में रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। तो हमेशा अगर ज़रूरी नहीं आपको मधुमेह ही मिले, हो सकता है ये वाली चीज़ें भी मिल जाए, तो आपको याद रखना होगा कि रक्त शर्करा इसमें इन समस्याओं में भी बढ़ जाता है। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। जेस्टेशनल डायबिटीज़ गर्भावस्था में होती है। ए ऑप्शन डायबिटीज़ की पूर्वावस्था है, बी ऑप्शन गर्भावस्था के बाद होती है, सी ऑप्शन या उपर्युक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन। तो अभी हमने जस्ट आपको यही बात बताई कि जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है वो गर्भावस्था में होती है। अच्छा, बात आती है जो डायबिटीज़ है उसकी राजधानी किसे कहते हैं? तो राजधानी हमारा भारत है। भारत में सबसे ज़्यादा कहते हैं डायबिटिक पाए जाते हैं, जैसे कि हर पाँचवें व्यक्ति को डायबिटीज़ है। ठीक है, हर पाँचवें, जो हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें कहते हैं हर पाँचवें व्यक्ति को डायबिटीज़ निकलेगी। ठीक है ना, तो 14 नवंबर को हम मधुमेह दिवस मनाते हैं। ओके, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आजकल ये एस टाइप के क्वेश्चन पूछने का क्रेज भी है, और स्पेशली जो हमारी तैयारी होती है वो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, DSSB, GIC, जिसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि नेट में क्या होता है, कोड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब आपको पता है हमारे पास बहुत ज़्यादा व्यवस्था है नहीं, एक फ़ोन से काम करते हैं, तो कोड वाले क्वेश्चन हमें फ़ोन पे बनाने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है ना, क्योंकि एक बोर्ड पर सेटिंग करने में ही बहुत टाइम निकल जाता है, तो क्वेश्चन जो है अच्छे से बन नहीं पाते। तो हम इस वजह से अभी हमारे पास व्यवस्था नहीं है ज़्यादा अच्छी, तो हम नेट पर थोड़ा कम फोकस कर रहे हैं। हालांकि हम लोग टॉपिक वही पढ़ रहे हैं सब कुछ, ऐसा नहीं है नेट में जो चीज़ आ रही है वो इधर नहीं आएगी। नेट में आपको डीपली पढ़ना है, और टीजीटी पीजीटी में थोड़ा कम या इंटर लेवल तक
का पढ़ना है, बस इतना डिफरेंस है दोनों का। तो अभी हम नेट वाले जो लेंथी प्रश्न है वो इसलिए नहीं ला पाते हैं क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन पर इतना ज़्यादा हैवी प्रश्नों को करा पाना भी मुश्किल काम है। तो आप लोग जल्दी जल्दी हमें सपोर्ट करिए जिससे हम आपकी व्यवस्था को और अच्छे से आगे बढ़ा पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। 14 नवंबर को क्या होता है, मधुमेह दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, पॉलीयूरिया किस बीमारी में दिखाई पड़ता है। ए है टाइफाइड, यूटीआई, डायबिटीज़, टीबी। तो आप सभी जानते हैं ये लक्षण किसका है, डायबिटीज़ का है, ठीक है। डायबिटीज़ में होता क्या है भाई, कार्बोहाइड्रेट का चयापचय क्या होता है, नहीं हो पाता। कार्बोहाइड्रेट का चयापचय नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि आप सभी जानते हो हमें इसके मेटाबॉलिज्म के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए एक हार्मोन। हार्मोन कौन सा होता है, हार्मोन होता है इंसुलिन। ओके, इंसुलिन हार्मोन होता है। और ये इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो हमारे अग्न्याशय ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं से निकलता है, ठीक है। अग्न्याशय ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं से अगर आपको अग्न्याशय ना मिले तो आपको मिलेगा क्लोम ग्रंथि, ठीक है। क्लोम ग्रंथि से क्या होता है, एक बीटा सेल, अग्न्याशय ग्रंथि की जो बीटा सेल होती है उससे हार्मोन निकलता है, क्या होता है, इंसुलिन। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में या उसके मेटाबॉलिज्म के जो प्रोसेस होता है उसको कंट्रोल करके रखता है। लेकिन जब इंसुलिन ही नहीं बन पाता उस कंडीशन में जो रक्त में हमारे ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है और वो रक्त में ही घूमती रहती है। और जब उसको जगह ही नहीं मिलती, एडजस्ट हो नहीं पाता, ग्लाइकोजन में स्टोरेज हो नहीं पाता उसका, तो वो क्या होता है, मूत्र के माध्यम से क्या होता है, बाहर निकलने लगता है। अब जब वह मूत्र के माध्यम से बाहर निकलेगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। पॉलीयूरिया, बहुत ज़्यादा यूरिन का आना, ठीक है, या फिर हाइपरग्लाइसीमिया, ओके, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर पॉलीडिप्सिया, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, पॉलीफेजिया, बहुत ज़्यादा भूख लगना। तो ये सारी लक्षण यहाँ पर डायबिटिक कोमा की भी कंडीशन आ जाती है जब डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा ऊपर कंडीशन में चली जाती है। जैसे कि कह सकते हैं हमने क्या किया, हमारे कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो नहीं पा रहा है ना, तो इस समय क्या होता है, शरीर को ऊर्जा चाहिए होती है। ऊर्जा के लिए क्या होता है, वसा से जो है ऊर्जा लेने का काम शरीर करने लगता है। अब वसा, क्योंकि जानते हो आप 1 ग्राम खाते हो तो 9 कैलोरी ऊर्जा देता है, ठीक है। 1 ग्राम अगर खाते हो वसा तो आपको 9 कैलोरी ऊर्जा देता है। तो ये ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है हमारे शरीर के लिए, ठीक है। तो जब ये मात्रा ज़्यादा होने लगती है तो वो कहीं ना कहीं आपको पता है वो कोलेस्ट्रॉल उसके कह सकते हैं ये कोलेस्ट्रॉल की तरह छोटे छोटे कीटोन्स इकट्ठे होने लगते हैं। और ये कीटोन्स क्या करते हैं, हमारे जो कह सकते हैं जो हमारे ब्लड आर्टरीज जो होती हैं उनमें ये जमने लगता है, उन्हें संकरा कर देता है। और जब उन्हें संकरा कर देता है तो ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, जिस वजह से डायबिटिक कोमा की कंडीशन आ जाती है। तो ये एक प्रोसेस होता है लंबा, इसको पढ़ के आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। बकाया आज हो सकता है अगर मुझे टाइम मिला तो एक वीडियो बहुत अच्छी आपकी आने वाली है दोपहर, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको थोड़ा मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। बहुत ज़रूरी है और ऐसी वीडियो आप किसी को भी शेयर कर सकते हो जो मैं आपको दोपहर में देने वाली हूँ। क्वेश्चन 4 है, इंसुलिन हार्मोन किस पोषक तत्व के चयापचय में सहायक होता है। वसा के, प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के, विटामिन डी के। तो ऑब्वियसली ये कार्बोहाइड्रेट पर वर्क करता है, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन किसके चयापचय के लिए आवश्यक है, कार्बोहाइड्रेट के चयापचय के लिए ये आवश्यक हो जाता है। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 5, इस खाद्य पदार्थ से मधुमेह में परहेज करना चाहिए। ए है पत्ता गोभी, बी है शक्कर, सी है दूध, या डी है मक्खन। तो कौन से भाई खाद्य पदार्थ से आपको परहेज करना है, वो भी डायबिटीज़ होने पर। भाई आप जानते हो शक्कर का, जिसमें भी क्या होते हैं, शर्कराएं होती हैं, जो शुगर्स होते हैं, मीठी होती हैं, उनका परहेज किया जाता है, ठीक है। आप जानते हो कार्बोहाइड्रेट भी हमें दो तरीके से मिलता है, एक शुगर्स होते हैं, दूसरे नॉन शुगर्स होते हैं, ठीक है ना। तो जो हमें शुगर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, तो उनका परहेज करना पड़ता है, ठीक है ना। पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 6, डैश मधुमेह रोग का लक्षण भी हो सकता है। ए है कोमा, बी है एनीमिया, सी है कब्ज, डी है अकस्मात वजन में कमी। तो यहाँ पर आप सभी जानते हो कौन सा आंसर सही होगा। हालांकि डायबिटिक कोमा भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो आयोग ने आंसर माना अकस्मात वजन में कमी को माना है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ऊर्जा आपको मिल नहीं रही है अच्छे से, है ना। वो मूत्र के माध्यम से निकल जा रही है क्योंकि उसका काम ही बॉडी में नहीं हो पा रहा है शर्करा का या ग्लूकोज का। तो हो सकता है वजन में कमी, क्योंकि आयोग ने इस आंसर को माना है। लेकिन
कई बार जो लक्षण है डायबिटिक कोमा भी आपका पता है, अभी हमने बताया था, फैट में कीटोन्स बॉडीज़ बन जाते हैं जो रक्त की जो आर्टरीज़ होती हैं उनमें जम जाते हैं और रक्त का सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो हमने बताया था। तो इसलिए अब जब आयोग ने माना है तो हम इससे छेड़खानी नहीं करेंगे। अक्षमात वजन में कमी होना, इन्होंने इसका लक्षण माना है। बकाया बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, आपको अभी हमने जस्ट बताया, पॉलीयूरिया हो सकता है, ठीक है, पॉलीडिप्थेसिया हो सकता है, ये होता है, फ़ोन पे काम करो, आपको दिख रहा है बार बार कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है, पॉलीफेजिया हो गया, पॉलीडिप्सिया हो गया, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम भी हो जाता है, तभी तो बहुत प्यास लगती है ना, थकान होना, घाव का देहरी से भरना, डायबिटिक कोमा, ये सारे देखो दिया हुआ है डायबिटिक कोमा, ठीक है ना, तो ये सारे लक्षण इसी के हैं। ओके, लेकिन इसमें डायबिटिक नहीं लिखा है, इस वजह से पता नहीं, हो सकता आयोग ने ये आंसर माना हो। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 7 है, ये इस तरीके से मैंने लाने का प्रयास किया, लेकिन ये भी मुझे देखो बहुत छोटा उसे करना पड़ेगा, तब समझ आएगा। ओके, इसीलिए मैंने 2 क्वेश्चन ऐसे डाले, फिर मैंने सोचा अभी इसको छोड़ ही देते हैं, जिस दिन पूरी व्यवस्था होगी तब मैं आपको ऐसे प्रश्न कराऊंगी। पढ़िएगा क्वेश्चन को। सूची 1 में दिए गए मदों को सूची 2 में दी गई उनकी व्याख्या से मिलान कीजिए। ए है डिस्फेजिया, दूसरा है न्यूप्लाज, तीसरा है गैस्ट्रोपैरेसिस, चौथा है पॉलीडिप्सिया, और यहाँ पर 5वां क्या है, पॉलीफेजिया, ठीक है ना। तो अगर हम आपसे बताएं डिस्फेजिया का मतलब क्या होता है, तो डिस्फेजिया आप जानते हैं निगलने में मुश्किल होती है, कहाँ पर दिया है, सी ऑप्शन में। ओके, अगर हम न्यू प्लाज्म की बात करें, न्यू प्लाज्म मतलब न्यू कोशिकाओं का न्यू प्लाज्म की बात हो रही है, शरीर में ऊतकों की नई उत्पत्ति, ठीक है, नई उत्पत्ति ए ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। ओके, बात करेंगे गैस्ट्रोपैरेसिस की, जो आमाशय का जो है मतलब डाइजेशन जल्दी नहीं हो पाता है, या आमाशय देर से खाली होता है, तो उसको हम कहते हैं गैस्ट्रोपैरेसिस। आप जानते हो आमाशय में क्या होता है, आहार का पाचन होता है, ठीक है, लेकिन पाचन आराम से हो रहा है, देर से खाली हो रहा है, तो उसको हम गैस्ट्रोपैरेसिस कहते हैं। पॉलीडिप्सिया, कई बार अभी हम लोगों ने बात की, अगर बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो हम उसको क्या कहते हैं, पॉलीडिप्सिया कहते हैं। तो अधिक प्यास लगना कहाँ दिया है, बी ऑप्शन पे दिया हुआ है। पॉलीफेजिया, अधिक भूख लगना, ठीक है, अधिक भूख लगना क्या कहलाता है, पॉलीफेजिया कहलाता है। तो अब इसको क्वेश्चन को देख लीजिए, पहले का क्या है आपका, तीसरा है, सी है, सी 2 में दिया तो पहला और डी तो पैसे ही कट जाएगा, ठीक है, बी और सी में दिया है सी। ओके, अब इन दोनों में हमें देखना है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर चेंज हुआ है, ठीक है। 4 का देख लीजिए, 4 का पॉलीडिप्सिया, अधिक प्यास लगना किस में दिया है, ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो ये तरीका रखो पेपर को सॉल्व करने का, जो 2 गलत है उन्हें पहले ही काट दिए, ठीक है, पहला भी काट दिया और लास्ट भी काट दिया, इससे समय बचता है। सारे मैच करोगे तो दिक्कत होगी, पहले कोड को मैच करो, फिर जो गलत आपको लग रहा है वो पहले ही कट कर दो, और जितने ऑप्शन बचते हैं उन्हीं पे काम करो। अब ये देखो, सी दोनों में दिया, ए दोनों में दिया, डी दोनों में दिया, तो यहाँ तक आपको सॉल्व करना ही नहीं था, आप बस इन 2 ऑप्शन को सॉल्व करते। कम समय में नेट का पेपर लोग ऐसे ही क्लियर करते हैं, ठीक है ना। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन, ए ऑप्शन सही था आपका, ए नहीं, कौन सा था सही, अभी बताया था मैंने आपको, सी ऑप्शन सही था, ठीक है, सी ऑप्शन। एक ये और डाला है मैंने प्रश्न, फिर मैंने इनको, मुझे वही दिक्कत हो रही थी जो आपको बता रही, मैंने फिर ये क्वेश्चन नहीं लिए इस तरीके के। अभिकथन है, इसको पढ़िए। मधुमेह के आहार में जटिल कार्बोज ग्रहण करने की सलाह दी जाती है, ठीक है। रीजन क्या कह रहा है, जटिल कार्बोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, कम होता है। तो ये बात बिल्कुल दोनों ही सही है, ठीक है। दोनों क्यों सही है, क्योंकि जटिल कार्बोज जो आप जानते हो, हमें कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन करें तो हम 3 तरीके से करते हैं। एक हो जाता है मोनोसेकेराइड, दूसरा होता है डाइसेकेराइड, और तीसरा क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। ओके, तो जो मोनो है ये एकदम क्या करेगा, रक्त शर्करा का स्तर बढ़ाएगा शरीर में जाके, क्योंकि ये तो ग्लूकोज के फॉर्म में, फ्रक्टोज गैलेक्टोज जो कि पहले से ही सिंपल फॉर्म में, तो इनको आप जैसे ही लोगे ये रक्त में जाते ही रक्त शर्करा का स्तर हाई कर देते हैं। जो आपके डाइसेक्राइड होते हैं वो इससे थोड़े जटिल होते हैं मोनो से, ठीक है। तो यहाँ पर बात आती है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड एक जटिल शर्करा है, जटिल कार्बोज है। अगर आप इसको लेते हो तो इसका डाइजेशन धीरे धीरे होता है, ठीक है, ये नहीं एकदम गया और ये ग्लूकोज रक्त में मिल गया, ठीक है, और आपकी शुगर का लेवल पहले से ही डायबिटीज़ थी और हाई कर दिया, इससे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं ये जटिल शर्करा होते हैं, ये पहले डाई में टूटेंगे फिर मोनो में टूटेंगे, तो ये धीरे धीरे इनका डाइजेशन होगा। ओके, तो जो डायबिटिक होते हैं उन्हें ये वाली कार्बोज लेनी चाहिए जिसका धीरे धीरे पाचन हो, ग्लूकोज का लेवल एकदम शरीर में नहीं बढ़े, और जो इंसुलिन मिल रहा है थोड़ा बहुत जो रिलीज़ हो रहा है या आप ऊपरी तौर पर ले रहे हो इंसुलिन के माध्यम से ऊपरी तौर
तौर पर ले रहे हो इंसुलिन को, तो कहीं ना कहीं वो वर्क इस पर कर पाए। एकदम ग्लूकोज जाएगा तो इंसुलिन होगा भी, वो भी फेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्यों, अब वही बात आगे मैंने क्या कहा, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होगा। आप हमेशा ध्यान रखो, अगर जैविक मूल्य की बात होगी तो प्रोटीन का जैविक मूल्य देखा जाता है, ठीक है, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसका, कार्बोहाइड्रेट का चेक किया जाता है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं, जो भी ऑप्शन होगा वो आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ टारगेट मेरा जो आपको पता है अभी अनक्लियर है, तो वो होने ही वाला है, तो आप लोग जल्दी से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। मधुमेह के लक्षण निम्नलिखित हो सकते हैं। अभी आपको सारे लक्षण मैंने बताए, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, हाइपरग्लाइसीमिया या फिर डी है उपर्युक्त सभी। तो जो डायबिटीज़ के जो भी सिम्टम्स होते हैं वो ये सारे ही होते हैं, ठीक है ना। अधिक प्यास लगना, अधिक यूरिन आना, भूख अधिक लगना, ठीक है ना, डिहाइड्रेशन होना, ये सारे किसके लक्षण हैं, डायबिटिक कोमा होना मधुमेह के लक्षण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो वही प्रश्न घुमा फिरा के पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। HbA1c की वह मात्रा जिससे ऊपर मनुष्य को क्या होता है, मधुमेह माना जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन है ग्रेटर देन 6.5%, ठीक है। बी ऑप्शन है 7.0% से अधिक, सी ऑप्शन है 6.2% से अधिक, या डी ऑप्शन है 6.8% से अधिक। आंसर आपको पता ही होगा, ये प्रश्न भी नेट में पूछा गया है और ख़ासतौर से ये प्रश्न 2 या 3 बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना। और क्या है, ये डायबिटीज़ से संबंधित एक ब्लड टेस्ट है, ठीक है, कह सकते हैं कि ब्लड टेस्ट है, ओके। तो ये जो होता है, ए ऑप्शन आपका सही है, 6.5% यहाँ पर जो है आपका आंसर माना गया है, ठीक है। अगर इससे ऊपर हो रहा है आपका, तो ये क्या है, आपको डायबिटिक घोषित करेगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। प्रकार 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस कहलाती है। ए ऑप्शन है इंसुलिन आधारित डायबिटीज़ मेलाइटिस। देखो डायबिटीज़ 2 तरीके की होती है, ठीक है ना। एक होता है जो व्यक्ति इंसुलिन पर मतलब बाहरी तौर पर उसे इंसुलिन लेनी पड़ती है, और एक होता है कि अपने खान पान, अपनी एक्सरसाइज से वो डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहा है। इंसुलिन आधारित डायबिटीज़ मेलाइटिस, बी है गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज़ मेलाइटिस, सी है कुपोषण संबंधित डायबिटीज़ मेलाइटिस, डी है गर्भावस्था की डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो यहाँ पर गैर इंसुलिन आधारित एक ऐसी मतलब डायबिटीज़ जिसको आप खाली मतलब अपने परहेज के आधार पर कह सकते हैं, आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हो, आप अपना न्यूट्रिशन पर ध्यान दिए हुए हो, तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। उसे हम कहते हैं गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज़ मेलाइटिस या फिर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं, ठीक है। जो टाइप 1 होती है उसमें इंसुलिन आपको ऊपरी तौर पर लेनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन है 12। एक मधुमेह के रोगी के भोजन में बहुत अधिक कार्बोज का नियंत्रण नहीं किया जाता क्योंकि इससे निम्न हो सकता है, ठीक है। इसको मैं आपको समझा चुकी हूँ, लेकिन अब आंसर आपको समझना है। कब्ज, बी है ग्लाइकोयूरिया, ठीक है, या फिर सी है कीटोसिस, या डी है स्टीएटोहरिया, ठीक है। स्टीएटोहरिया लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम मधुमेह में डायबिटीज़ हम जानते हैं किससे होता है, कार्बोज से होता है, लेकिन फिर भी हम कार्बोज का नियंत्रण पूर्णतः नहीं कर सकते कि हम बिल्कुल ही कार्बोहाइड्रेट व्यक्ति को ना दें जिसको डायबिटीज़ है, नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, ये आपको बताना है। क्या उसको कब्ज हो जाएगी, या ग्लाइकोयूरिया हो जाएगा, या स्टीएटोहरिया हो जाएगा, या फिर कीटोसिस हो जाएगा। तो बिल्कुल कीटोसिस, ठीक है, कीटोन्स की मात्रा बढ़ जाएगी भाई बॉडी में। क्यों, क्योंकि शरीर को तो ऊर्जा चाहिए ही चाहिए। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा तो वो वसा से लेने लगेगा, ठीक है। और वसा क्योंकि ज़्यादा ऊर्जा देता है, 1 ग्राम उसका उतना शरीर को आवश्यकता नहीं होता। अब ये नहीं 1 ग्राम ही खाली भाप पर आपके शरीर में जितना भी फैट आप खाओगे उसका सबका मेटाबॉलिज्म होगा, तो हो सकता है जितने ग्राम आपने 30 ग्राम लिया उसका तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिल जाएगी आपके शरीर को, उतनी आवश्यकता ही नहीं है। तो वो क्या है, ब्लड में जमने लगेगा या फिर आर्टरीज में जाकर जमने लगेगा, ठीक है। तो कीटोसिस के भय के कारण कि कार्बोहाइड्रेट की इतनी भी कमी ना हो कि ऊर्जा जो वसा के माध्यम से लेने लगे शरीर, ठीक है ना, इस वजह से हम कार्बोहाइड्रेट का पूर्णतः नियंत्रण मधुमेह में नहीं करते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल बैन नहीं करते। हम देते हैं, लेकिन कौन सा वाला देते हैं, अभी हमने बताया था पॉलीसैकेराइड का रूप देते हैं जो धीरे धीरे शरीर में टूटता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 13। IDM के मरीज के आहार में कार्बोज को पूरी तरह से रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि वही प्रश्न है, बस घुमा दिया गया है, ठीक है ना।
यह कब्ज का कारण है। बी है ये कीटोसिस का कारण है। ये संतुष्टि का अनुभव नहीं है। डी है ये पूरी तरह से ऊर्जा नहीं प्रदान करता। अब आपको अभी हमने जो बताया ये प्रश्न वही है, बस थोड़ा सा इसको घुमा फिरा के आपके सामने पेश किया गया है। तो यहाँ पर भी वही है कि कीटोसिस के कारण ये काम हमें करना है, ठीक है ना। कीटोसिस के कारण बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा कि कीटोन्स की मात्रा हमारे शरीर में ना बढ़ पाए, इस वजह से हमें कार्बोस को पूरी तरह बैन नहीं करना है, नहीं तो जो ऊर्जा है फैट के माध्यम से शरीर लेने लगेगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14। बेकिंग द्वारा बनाए गए पदार्थ निम्न में से किन रोगियों को नहीं दिए जाने चाहिए? ए है नेफ्राइटिस, बी है मधुमेह, सी है एनीमिया, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बात करेंगे हम बेकिंग द्वारा जो बनाए गए, बेकिंग मतलब जिनको हम रोस्ट करके बनाते हैं, बेक करके, सेक करके, ठीक है। तो ये मधुमेह में बैन कर दिए जाते हैं, मधुमेह में ये चीज़ें नहीं देनी चाहिए, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 15। हालांकि कोई भी जो रोग है, बड़े लेवल के जो रोग हैं, उनमें किसी में भी ऐसी चीज़ें नहीं दी जाती हैं, तली गली, बहुत ज़्यादा भुनी, बहुत ज़्यादा सिकी, ठीक है। नॉर्मल सुपाच्य खाना दिया जाता है। क्वेश्चन है 15। मधुमेह के रोगी को इनमें से कौन सा आहार देना चाहिए? निम्न कैलोरी तथा सामान्य प्रोटीन, ठीक है। ऑप्शन 2 है उच्च कैलोरी तथा निम्न प्रोटीन, सी है निम्न कैलोरी तथा उच्च प्रोटीन, डी है उच्च रेशे तथा उच्च प्रोटीन। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ जो आपका आंसर सही होगा वो होगा सी ऑप्शन, निम्न कैलोरी तथा उच्च प्रोटीन। प्रोटीन इसमें ज़्यादा दी जाती है, ठीक है ना। अब बकाया गुर्दे उर्दे हैं, यकृत है, इनका जब काफ़ी हाई लेवल की बीमारी होती है, नॉर्मल तो किसी भी बीमारी में प्रोटीन वगैरह बैन नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो ये हमारी शरीर की वृद्धि और विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो न्यूट्रिशन बैन नहीं किया जाता। लेकिन जब कंडीशन इतनी ज़्यादा विपरीत हो कि वो अंग काम ही नहीं कर रहा हो, तो हमें प्रोटीन बैन करना पड़ता है। खासतौर से यकृत है या फिर आपके गुर्दे हैं, ये जो अंग हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं। जब इनमें रोग पहली बात तो जल्दी होते नहीं हैं, ठीक है, और जब हो जाते हैं तो जब बहुत ही विपरीत कंडीशन होती तो प्रोटीन को बैन किया जाता है। नहीं तो प्रोटीन की हमेशा मात्रा अच्छी ही दी जाती है हर रोग में, ठीक है। तो यहाँ पर निम्न कैलोरी तथा उच्च प्रोटीन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 16। अचार और सॉस उन व्यक्तियों के आहार में सम्मिलित नहीं करना चाहिए जिनको डैश की शिकायत है। ए है पैलेग्रा, बी है एनीमिया, सी है कम रक्तचाप, या डी है अति तनाव। यहाँ पर जो अति तनाव है इसका मतलब हाइपरटेंशन से है, ठीक है, हाइपरटेंशन से है, ओके। तो हाइपरटेंशन में कभी भी हमें क्या करना है, बहुत ज़्यादा अचार, तेल, सॉस, मुरब्बे, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं खानी है। हालांकि ये अचार बचार तो जो भी होते हैं, सॉस वगैरह, वैसे भी कम खाने चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि पैलेग्रा वगैरह में भी और इनमें भी, इनमें कोई बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलने वाला है। लेकिन ये कि अब एक ऑप्शन चुनना है तो अति तनाव ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन 17। अच्छे से रक्त शर्करा का नियंत्रण न होने पर सामान्य लक्षण है प्यास लगना एवं बार बार मूत्र त्याग, बी है बारंबार मूत्र त्याग एवं सुस्ती, सी है प्यास लगना एवं सुस्ती, डी है प्यास लगना, बारंबार मूत्र त्याग एवं सुस्ती। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें तीनों ही ऑप्शन एक साथ क्लियर कर दिए गए। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन 17 क्लियर हुआ। बढ़ते 18 पर। चीनी रोग कहा जाता है। ए है पीलिया को, बी है डायबिटीज़ को, सी है टाइफाइड को, डी है स्टीरिया को। तो आप जानते हो हम इसको चीनिया पेशाब, ठीक है ना, या फिर ग्लूकोज की बरसात, या फिर आप इसको कह सकते हो अति ग्लूकोज रक्तता भी हम डायबिटीज़ को बोलते हैं। ये इसके जो लक्षण है वो भी इनके नामों में कई जगह इंक्लूड कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ग्लाइकोसूरिया, शर्करा में, कीटोन मेहता, ये इनके नामों की तरह भी कभी कभी यूज़ किए जाते हैं। मतलब लक्षणों को भी इस तरीके से क्वेश्चन में बना दिया जाता है कि आपको लगेगा ये इनके नाम के विषय में पूछ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बरसात भी बोलते हैं इसको, ग्लूकोज या शर्करा की बरसात भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी हैं डायबिटीज़ और मधुमेह तो बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 19 है। इंसुलिन हार्मोन से रक्त शर्करा बढ़ती है, रक्त शर्करा घटती है, रक्त शर्करा बनती है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो रक्त शर्करा क्या होती है यहाँ पर, जब इंसुलिन हार्मोन से क्या होती है, रक्त शर्करा घटती है, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन होगा तो रक्त शर्करा का स्तर क्या होगा, घटेगा, ना कि बढ़ेगा, ठीक है। जब इंसुलिन नहीं होगा तब बढ़ेगा, तब आपको डायबिटीज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। इस प्रश्न को बहुत ध्यान से करने की जरूरत है। क्वेश्चन है 20। इंसुलिन का श्रावण होता है यकृत द्वारा, अग्न्याशय द्वारा, जठररस द्वारा, जिह्वा द्वारा। तो हम सभी द्वारा सभी जानते हैं अग्न्याशय द्वारा या क्लोम ग्रंथि द्वारा या इनकी बीटा सेल्स से होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे,
अगर आपसे पूछा जाए जो डायबिटीज़ होती है वो किस तरीके की बीमारी है, तो देखो आप सभी जानते हैं या फिर इसके कारण क्या है ये पूछा जा सकता है। तो आप सभी समझ सकते हो क्या है, आपका वंशानुगत हो सकता है ना, आयु हो सकती है, भाई एक एज होती है उसके बाद डायबिटीज़ होने का खतरा होता है, ठीक है ना, जैसे 40 से 45 वर्ष के लोगों में डायबिटीज़ देखी जाती है। मोटापा भी डायबिटीज़ का कारण होता है। लिंग कहते हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों में अगर हम कंपैरिजन करें तो स्त्रियों को ये रोग ज़्यादा पुरुषों को ये रोग ज़्यादा होता है, ठीक है, पुरुषों को डायबिटीज़ रोग जो है सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। हालांकि हमें ये लगता है आसपास में हमारे तो महिलाएं ज़्यादा हैं, लेकिन ये डायबिटीज़ जो है ओवरऑल देखा जाए तो पुरुषों में जो है ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो रोगी के लिए आहार आयोजन करते समय निम्न में से किस पर ध्यान दिया जाना चाहिए? आहार की प्रकृति, रोगी की भोजन संबंधी आदतें, रोग का लक्षण या फिर कारण या डी उपयुक्त, तो सभी, तो यहाँ पर सभी हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। उसकी प्रोफाइल सब चेक करना चाहिए, तब उसको मतलब उसको क्या पसंद है क्या नापसंद है, किस टाइप की बीमारी है, इन सब चीज़ों को देख कर ही उसका न्यूट्रिशन जो है प्लान करना चाहिए। मधुमेह का एक लक्षण है अतिसार, बुखार, रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ना या फिर डी है प्यास लगना। तो इसी को हम कहते हैं अति ग्लूकोज रक्तता, जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है, रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ना। क्वेश्चन है 23, इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य है प्रोटीन को शरीर में नियंत्रित करना, कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण करना, वसा का नियंत्रण करना, उपर्युक्त सभी। तो इंसुलिन का क्या काम है? कार्बोहाइड्रेट को नियंत्रित करके रखना, ठीक है ना, जिससे रक्त में शर्करा का स्तर बहुत ना बढ़ पाए जो कि डायबिटीज़ हो जाए। इंसुलिन नहीं होता है तो डायबिटीज़ हो जाती है। क्वेश्चन है 24, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया निम्न रोग के लक्षण है। तो उच्च रक्तदाब, डायबिटीज़, हृदयघात, कैंसर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा जो पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, ये डायबिटीज़ के जो है लक्षणों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा ओडिमा भी हो जाता है डायबिटीज़ में, डायबिटिक कोमा भी हो जाता है, उसके अलावा ग्लाइकोसूरिया या मांसपेशियों का क्षय होना भी इसका लक्षण है, ठीक है। और सारे हम आपको पहले बता चुके हैं कई बार, ठीक है, तो समय बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए जो ब्लड शुगर में कब माना जाएगा कि आपको डायबिटीज़ है, मतलब ब्लड में अगर आप रक्त की जाँच कराओ या ब्लड की जाँच कराओ तो आप कब बताओगे कि जो हमारे शरीर में शुगर है? तो आप नॉर्मली जानते हो कितना होता है, 80 से 120, ठीक है, 80 से 120 होता है शुगर का लेवल, ठीक है, 80 से 120, ओके। कितने में? 100 ग्राम रक्त में इतना शुगर होना चाहिए। 100 ग्राम रक्त है तो कितना होना चाहिए? 80 से 120। लेकिन ये मात्रा कितनी हो जाए आपकी, लगभग 180 से ऊपर चली जाए, 180 से ऊपर चली जाए, ठीक है, 100 ग्राम ब्लड में 180 से ऊपर हो जाए तो हम क्या कहेंगे? डायबिटीज़ है, व्यक्ति को क्या है? डायबिटीज़ है, ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें बहुत ही ज़्यादा, इससे भी बहुत ज़्यादा, जैसे कि कह सकते हैं मधुमेह में ग्लूकोज की मात्रा बढ़कर 600 मिलीग्राम तक हो जाए, ठीक है, 600 मिलीग्राम तक हो जाए, तो फिर तो 100% आप जानते हो वो व्यक्ति बहुत अच्छी वाले डायबिटीज़ का शिकार है, ठीक है ना, ओके। तो मतलब इतना, इससे ऊपर होते ही पहली बात तो आपको डायबिटिक में आ जाओगे या फिर उससे नॉर्मल कंट्रोल करके काम चला सकते हो। लेकिन अगर वो 600 मिलीग्राम तक पहुंच गई तो ये समझो आप डायबिटिक लंबे समय तक के लिए हो गए, फिर तो वो आप कंट्रोल, फिर तो आपको मतलब उसको उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योर करके। तो यहाँ पर बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 25, डैश मधुमेह का रोग विषयक लक्षण है अल्पमूत्रता, प्रोटीन युक्त मूत्र, रक्त युक्त मूत्र या फिर डी है बहुमूत्रता। तो डैश मधुमेह का रोग विषयक लक्षण है, तो इस प्रश्न को ध्यान से करिएगा, जो आपका यहाँ पर हो जाएगा बहुमूत्रता, ठीक है, बहुमूत्रता। पॉलीयूरिया हम इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? पॉलीयूरिया हम इसको कहेंगे, ठीक है। और जो ऑप्शन दिए हम थोड़ा सा इसकी भी बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया अल्पमूत्रता, तो अल्पमूत्रता को क्या कहते हैं? ओलिगूरिया कहते हैं, ठीक है, ओलिग्यूरिया कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ये टर्म पूछ लिए जाते हैं, इन्हें नोट कर लीजिएगा। ओलिग्यूरिया का मतलब क्या है? अल्पमूत्रता, जब यूरिन पास आउट नहीं हो पाती, खासतौर से जब किडनी की प्रॉब्लम होती है तो ओलिगूरिया की कंडीशन देखी जाती है, जब किडनियाँ खराब होती हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे प्रोटीन युक्त मूत्र, जिसके शरीर से यूरिन में प्रोटीन जाने लगता है, तो हम प्रोटीन जब जाए यूरिन में तो हम इसको कहेंगे प्रोटीन यूरिया, ठीक है, प्रोटीन यूरिया, ओके। आगे बात करेंगे जो रक्त युक्त मूत्र होता है उसको हम हेमेटूरिया कहते हैं, हेमेट्यूरिया, ठीक है, ओके। और पॉलीयूरिया आप जानते हो बहुमूत्रता को कहते हैं, तो ये टर्म भी लिख लीजिएगा, ये पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास में ये लास्ट प्रश्न था
क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल। धन्यवाद।